वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस बी फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 1 से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। आपको बता दूं कि जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट मेजर में पढ़ने होते हैं, और उसी में से अगर आपने होम साइंस लिया हुआ है तो होम साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है, प्रोजेक्ट वगैरह भी आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो जब फिफ्थ सेमेस्टर में आप होते हैं तो पेपर मतलब कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो उसी में से ये पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है कपड़ों की सतह का अलंकरण। ठीक है, क्या नाम है? कपड़ों की सतह का अलंकरण या फिर वस्त्रों का सतही अलंकरण, आप जो भी इसको बोल पाएँ। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके पेपर 1 का नाम है। पेपर 2 जो होगा उसको मैं जल्द ही चर्चा कर लूँगा। पेपर 2 का क्या नाम है भाई? पेपर 2 की अगर बात की तो पेपर 2 का नाम है सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना। ये पेपर 2 का नाम है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के यूनिट वाइज जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन पर मैं चर्चा करते हुए बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। मैं बहुत सारे प्रश्नों को यूनिट 1 के जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जो है होम साइंस सब्जेक्ट का पेपर 1 यूनिट 1, पेपर 1 का नाम है कपड़ों की सतह का अलंकरण, तो वही हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग यूनिट 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6 यानी 8 यूनिट हैं। 8 की 8 यूनिट से रिलेटेड प्रश्न आपके समक्ष आएंगे और उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, आपकी यूनिट 1 का क्या नाम है? यूनिट 1 में आपको पढ़ना होता है कपड़ों पर विविधता बनाने, मतलब कि जो डिजाइन होती है उसके, या फिर जो एक प्रकार से विविधता, मतलब कपड़े कई तरीके से कई अच्छे कपड़े लगें, तो कपड़ों पर विविधता बनाने की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। यानी जैसे बुनाई के द्वारा टेक्निक्स, बुनाई भी एक टेक्निक है। इसके अलावा फिनिशिंग कपड़ों पर, या कपड़ों पर रंगाई, कपड़ों पर छपाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है, और भी सजावट के तरीके बहुत सारे हैं जिनसे कपड़ों को एक प्रकार से अच्छा और बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो उन सभी से रिलेटेड प्रश्न आपको पढ़ेंगे यहाँ पर, बुनाई, फिनिशिंग, रंगाई, छपाई, कढ़ाई और सजावट के तरीकों से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है ऊनी के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझा करके, जोड़ करके, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डाल करके जमा दिया जाता है। मतलब जमा दिया जाना, ये क्या है? कंघी करना कहते हैं इसको, या धुनाई करना कहते हैं, या नमदा कहते हैं, या फिर बांड बिना हुआ वस्त्र कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम नमदा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको नमदा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं नमदा। ठीक है, क्या नमदा में क्या होता है? ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझा करके, उनको जोड़ करके ताप से प्रभावित किया जाता है और उन पर दबाव डाल करके जमा दिया जाता है। ये होता है नमदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टापा वस्त्र का निर्माण होता है कपास की छाल से होता है, या ओक के वृक्ष की छाल से होता है, या सहतूत के वृक्ष की छाल से होता है, या नारियल की छाल से होता है? तो ये जो टापा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है ये ओक के वृक्ष की छाल से बनती है। किससे? ओक के वृक्ष के छाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जो बुनाई होती है, प्रश्न ये भी उठता है कि बुनाई होती क्या है गुरुजी, ये बताओ। बुनाई को अंग्रेजी में वेबिंग कहते हैं। तो वस्त्र बनाने में प्रयोग आने वाली विधियों में बुनाई विधि जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। यानी 2 या 2 से अधिक धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव के द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहा जाता है, वेबिंग कहा जाता है। बुनाई में सर्वप्रथम ताने के धागे का दोनों ओर बीम पर समानांतर सटा हुआ ताना, मतलब कि तान दिया जाता है, और तानों के धागों की लंबाई उतनी ही रहती है जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है। ताने के धागे छोटी शटल पर लपेट दिए जाते हैं और ताने के धागे के बीच से चौड़ाई में फंसा करके निकालते हुए भराई करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और आपको बता दूं कि बने हुए वस्त्र जो होते हैं, खास करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में उन पर कई प्रकार की बुनाइयाँ की जाती हैं। साधारण बुनाई होती है, फैंसी बुनाई होती है। जब जो वस्त्र बन जाते हैं उन पर जो वस्त्रों की बुनाई होती है उसमें एक सादी बुनाई होती है, एक ट्विल बुनाई होती है। साधारण बुनाई के मतलब
दो प्रकार की बुनाइयाँ होती हैं, एक साधारण बुनाई, एक फैंसी बुनाई। तो साधारण बुनाई जो होती है उसके 3 प्रकार के होते हैं, एक सादी बुनाई, एक ट्विल बुनाई और एक साटिन बुनाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो आपका फैंसी बुनाई होती है, फैंसी बुनाई जो होती है वो भी कई प्रकार की होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा आप देखते हैं सादी बुनाई भी 2 प्रकार की होती है, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई। ठीक है, रिब बुनाई कई प्रकार की होती है, एक तानेदार रिब, एक बानेदार रिब, एक मैट रिब, एक चौकड़ीदार रिब, एक फैंसी रिब, एक धारीदार रिब। ट्विल बुनाई कई प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से ये सब बुनाई के प्रकार हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न हम समझते हैं, बाकी चीज़ों को मैं चर्चा करूंगा। बुनाई वाला पूरा चैप्टर मैं समझाने वाला हूं, आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बुनाई चैप्टर बस आपका जल्द ही आ जाएगा, तो चिंता आप मत करिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, फेंक देने वाली वस्तुएं वस्त्र बनाई जाती हैं कागज से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेफ्ट निटिंग यानी बाना बुनाई को क्या कहते हैं? फिलिंग निटिंग या वार्प निटिंग या उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो वेफ्ट निटिंग होती है वो उसको क्या कहते हैं? वेफ्ट निटिंग का मतलब, निटिंग मतलब होता है स्वेटर बुनना। ठीक है, जैसे जो महिलाएं सलाई और जो है ऊन लेकर के आप देखते हैं अभी ठंडी आएगी तो बुनेंगी, तो वो सब होता है, उसी को बोलते हैं वेफ्ट निटिंग यानी स्वेटर बुनने को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिलिंग निटिंग। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाए, फिलिंग निटिंग भी बोल सकते हैं। पांचवा प्रश्न आप देखिएगा, सलाइयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसा करके एवं श्रृंखला, मतलब सूत के फंदों को फंसा कर एवं श्रृंखला बनाई जाती है किसमें? तो निटिंग में यानी स्वेटर बुनने में भी यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धागों को आपस में मिला करके गूंथ करके वस्त्र बनाए जाते हैं, इन वस्त्रों को हम क्या कहते हैं? धागों को आपस में मिला करके गूंथ करके वस्त्र बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम ब्रेडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं उल्टी बुनाई में, सीधी बुनाई में या उपयुक्त दोनों बुनाइयों में या किसी बुनाई में नहीं, बताएं। तो मोती जैसे उभार जो दिखते हैं, ये जब आप उल्टी बुनाई करेंगे तो मोती जैसे उभार आपको दिखेंगे बुने हुए वस्त्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न है, हार्नेस क्या है, बताएं। हार्नेस ऑप्शन ए दिया है, ताने का बेलन होता है या कपड़े का बेलन होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, करघे में लगा एक फ्रेम होता है हार्नेस, या कंघी के समान धातु की बनी एक रचना होती है हार्नेस। तो हार्नेस जो होता है ये करघे में लगा एक फ्रेम होता है, करघे में लगा एक फ्रेम। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है किससे? निटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से, या बुनाई विधि से, या फिर क्विल्टिंग विधि से, या फिर सभी से? बताने का प्रयास करें, सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। जाली बनाने की विधि जो होती है वो निटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और सारे प्रश्न आपके याद होते चले जाएंगे। अगला प्रश्न, सटल पर, सटल पर क्या होता है? बाने का धागा लपेटा जाता है, या ताने का धागा लपेटा जाता है, या कपड़ा लपेटा जाता है, या फिर कोई नहीं, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सटल पर जो होता है बाने का धागा लपेटा जाता है, बाने का धागा लपेटा जाता है सटल पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आप देखिएगा, कंघी, बताएं। कंघी करघे के अगले भाग में सामने की ओर स्थित होता है, या करघे के पीछे स्थित होता है, या करघे में हार्नेस के सामने की ओर स्थित होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो कंघी जो होती है, मतलब कंघी जो होता है करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। तो कंघी जो होती है करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी हुई होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनने को पिकिंग बोलते हैं, या बैटनिंग बोलते हैं, या शेडिंग कहते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कहते हैं।
तो शटल जो होता है उसको गुजरने के लिए जो रिक्त स्थान बने होते हैं या जब बनते हैं तो उसको शेडिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है ट्राईकोट का शाब्दिक अर्थ है गांथना, क्लिट करना, क्विल्ट करना या बुनना या फिर निट करना। बताएं ट्राईकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? निट करना। ट्राईकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? निट करना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14 नंबर। कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, इन्हें सजावटी परिसज्जा कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं या आधारभूत परिसज्जा कहते हैं या फिर एक प्रकार से सभी कहते हैं। ये सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। क्या होगा? तो कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, इन्हें आधारभूत परिसज्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसज्जा क्या होती भाई? परिसज्जा जो होती है सजावट की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा को एक प्रकार से फिनिशेस बोला जाता है खास करके, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। परिसज्जा की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण या उनके अंतिम प्रयोग या उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है उसी को हम परिसज्जा कहते हैं। आज आप देखते हैं उपभोक्ता कपड़ों के समान गुणों के साथ साथ कई सारे गुणों का भी समावेश उस कपड़े में चाहते हैं कि भाई हमको हर मामले में कपड़ा एक प्रकार से हमारी सारी विशेषता मतलब आवश्यकताओं को पूरा करे कपड़ा। तो इस दृष्टि से वो परिसज्जा का एक प्रकार से एक उदाहरण हो जाता है। कपड़ा मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, उसमें फफूंदी या कीड़ा नहीं लगना चाहिए, ये बात भी लोग देखते हैं। इसके अलावा लोग यह भी देखते हैं कि कपड़ा लचीला हो जिससे पहनने में आसानी हो और शरीर में कपड़े की फिटिंग जो होती है वो भी होनी चाहिए। झोल झाल कपड़ा लोग नहीं पहनना चाहते हैं, फिटिंग वाला कपड़ा ज़्यादा बेटर लोग पसंद करते हैं। आजकल तो फैशन का ज़माना है, कुछ भी पहन के लोग घूम रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन फिटिंग कपड़ा जो होता है ये पहना जाता है, ये परिसज्जा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कपड़ा जो है आपका जो है अच्छा हो, कपड़े में सिलवटें ना पड़े जिससे उसे आसानी से पहना जा सके। इसके अलावा कपड़े को आसानी से धो करके साफ़ किया जा सके और उस पर पानी और धूप का विपरीत प्रभाव ना पड़े, अनुकूल प्रभाव पड़े, ऐसा कपड़ा चुनना चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा कपड़े को धोने के पश्चात कपड़ा सिकुड़े नहीं, उसका आकार बना रहे, जैसा पहले था वैसा ही रहे। कपड़े धोने पर उसका रंग या रंगाई जो है या छपाई जो है वो ख़त्म ना हो, उड़े ना। तो ऐसे कपड़े की लोग एक प्रकार से ज़्यादा डिमांड करते हैं और ऐसे कपड़े को लोग ढूंढते हैं और इसी को परिसज्जा बोलते हैं। क्योंकि कपड़े में ये भी सारी चीज़ें होंगी, ये सारी क्वालिटियाँ कपड़ों में होंगी तो वही कपड़ा परिसज्जित कपड़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि जो क्वालिटी होती कपड़ों की वो परिसज्जा के द्वारा ही बढ़ती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कपड़े की परिसज्जा के कई सारे उद्देश्य होते हैं। चूँकि जैसे कपड़े की उपयोगिता जो होती बढ़ाने के लिए परिसज्जा कपड़े पर की जाती है, कपड़ा अधिक टिकाऊ बनाने के लिए कपड़े पर परिसज्जा की जाती है। इसके अलावा बाहरी स्वरूप को कपड़े के आकर्षक यानी बहुत अच्छा दिखाने के लिए कपड़े पर परिसज्जा की जाती है। इसके अलावा कपड़ों में विविधता लाने के लिए ताकि कपड़े अलग अलग तरीके से दिखें और कपड़े में सारी चीज़ें दिखें, तो वो होता है परिसज्जा का उद्देश्य। परिसज्जा कई प्रकार की होती है। एक होती है प्रारंभिक परिसज्जा। प्रारंभिक परिसज्जा में जैसे कि ब्रश व कटाई करना हो गया कपड़े में, झुलसाना कपड़े को हो गया या उसको कलर करना हो गया, मतलब उसका कलफ उतारना जिसको बोलते हैं, या शुद्धिकरण हो गया कपड़े का, या विरंजन करके कुछ उसमें चीज़ें कर दी गई हैं। एक अस्थायीकरण परिसज्जाएं होती हैं जैसे कि टेंटरिंग मर्सराइजिंग कर दिया गया, या एक प्रकार से स्लैक मर्सराइजिंग हो गया, या सनफोराइजिंग हो गया, या अमोनिएटिंग विधि हो जाती है जो कि एक प्रकार से ये भी परिसज्जा का एक रूप है। एक सतही स्वरूप बदलने वाले कपड़े होते हैं जैसे कि क्लफ लगाना, वज़न बढ़ाना कपड़े का, या इसके अलावा कुटाई करना कपड़े का, ठीक है, रोस उभारना, कैलेंडरिंग करना, ठीक है। इसके अलावा सारिनियरिंग करना, मोयर करना, नक्काशी कपड़े पर करना, ग्लेजिंग करना, सायर करना कपड़े पर, ये सब परिसज्जा हैं। इसके अलावा कुछ परिसज्जाएं होती हैं कार्यात्मक परिसज्जा। कार्यात्मक परिसज्जा में से सिलवट प्रतिरोधी परिसज्जा हो गई, अस्थाई प्रेस, घर्षण प्रतिरोधी, गंदगी प्रतिरोधी कपड़ा, अग्नि प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, फफूंदी प्रतिरोधी, बैक्टीरिया प्रतिरोधी। मतलब इन सभी का बैक्टीरिया का, कीट का, अग्नि का, गंदगी का, सिलवट का, अस्थाई मतलब एक प्रकार से घर्षण का, जल का, फफूंदी का, इन सभी का एक प्रकार से क्या हो, मतलब कि इन सभी का प्रभाव उस पर ना पड़े, उसको कपड़े को बार बार इस्त्री भी ना करना पड़े, उसको प्रेस भी ना करना पड़े, वो एक प्रकार से उसकी क्रीज बनी रहे वैसे की वैसे। तो ऐसे कपड़े एक प्रकार से परिसज्जा के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो ये होती है परिसज्जा। परिसज्जा के बारे में निश्चित तौर पर मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी।
आगे देखिए अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है कुटाई यानी कि जिसको आप ब्रेटिंग कहते हैं परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है। तो जो कुटाई करना होता है मैंने आपको बताया था ये भी एक परिसज्जा का प्रकार है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा वस्त्र की सतह पर उठे जो रोएं होते हैं उनको काट दिए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कुटाई करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वस्त्रों के ऊपर बहुत सारे रोएं होते हैं, आप देखते हैं वस्त्रों में बहुत सारे, उन्हीं रोओं को एक प्रकार से काट दिया जाता है। ठीक है, उसी को कुटाई या ब्रेटिंग बोलते हैं, ब्रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सतही दोष छिपाने के लिए क्या करते हैं, नैपिंग परिसज्जा या कुटाई परिसज्जा या फिर दोनों या फिर सभी, बताएं। तो सतही दोष छिपाने के लिए नैपिंग परिसज्जा की जाती है। कौन सी परिसज्जा भैया, नैपिंग परिसज्जा की जाती है सतही दोष को छिपाने के लिए। अगर कपड़े के सतह में कोई दिक्कत है, कोई दोष है, कोई कमी रह गई है तो उसको छिपाने के लिए नैपिंग परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टेटरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है। टेटरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या करते हैं, वस्त्र को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बना दिया मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है, टेटरिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है ग्लेजिंग के द्वारा क्या किया जाता है। ग्लेजिंग एक प्रकार से ये भी परिसज्जा का एक प्रकार है, फिनिशेस का एक प्रकार है। ठीक है, तो ग्लेजिंग के द्वारा क्या करते हैं हम, ग्लेजिंग के द्वारा वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विरंजन परिसज्जा के द्वारा क्या होता है। विरंजन परिसज्जा के द्वारा क्या होता है, वस्त्रों पर सफ़ेदी लाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब चल रहे हैं। तो विरंजन परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों पर सफ़ेदी लाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कैलेंडरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है। कैलेंडरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या करते हैं, कैलेंडरिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की सतह को चिपकाना मतलब कि वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार, कोमल ये सब किया जाता है। ठीक है, वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार और कोमल बनाया जाता है कैलेंडरिंग परिसज्जा के द्वारा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। अवकारक विरंजक पदार्थ यानी रेड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, अवकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती, किसकी प्रमुखता होती भाई, तो ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में प्रमुखता किसकी होती है, तो इसमें हाइड्रोजन की प्रमुखता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है। स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा धूल कण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं। स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा ये एक प्रकार से ऐसा बनाया जाता है वस्त्रों को जिससे उस पर कोई धूल के कण जो होते हैं उस पर जमा नहीं हो पाते हैं, मिट्टी ये सब वस्त्र पर नहीं चिपकते, इसके कारण से वस्त्र जो होता है वो गंदा कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है नैपिंग परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है। नैपिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं। ठीक है, और कुटाई परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की सतह पर उठे हुए रोए को काटा जाता है। तो हो गया ब्रेटिंग। ठीक है, ब्रेटिंग फिनिशेस जिसको आप बोलते हैं, कुटाई परिसज्जा। ठीक है, तो वस्त्र की सतह पर रोए उसमें काटे जाते हैं, लेकिन नैपिंग परिसज्जा में वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर देखिएगा। प्रश्न है जो है मर्सिराइज्ड परिसज्जा दी जाती है, बताएं। मर्सिराइज्ड परिसज्जा जो होती है सूतू वस्त्रों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। परिसज्जा के उद्देश्य होते हैं 6, 7, 5, तो कितने होते हैं परिसज्जा के उद्देश्य भाई, 6 उद्देश्य होते हैं परिसज्जा के। मैंने आपको परिसज्जा के उद्देश्य भी बताए हैं अभी। आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो एक प्रकार से जान लीजिए, परिसज्जा के कई सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर प्रश्न है परिसज्जा के निर्धारक तत्व हैं, बताएं। परिसज्जा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। परिसज्जा के निर्धारक तत्व, ऑप्शन ए दिया है तंतु की प्रकृति, ऑप्शन बी दिया सूत्र का प्रकार व बुनाई की विधि, ऑप्शन सी दिया उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिसज्जा के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, तंतु की प्रकृति और सूत्र का प्रकार और बुनाई की विधि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर। सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु आवश्यक है।
सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु क्या आवश्यक है भाई? दबाव भी आवश्यक है, आर्द्रता भी आवश्यक है और उपमा भी आवश्यक, मतलब ऊष्मा भी आवश्यक है। ठीक है, ऊष्मा कर लीजिएगा यहाँ पर, ऊष्मा भी आवश्यक है। तो दबाव, आर्द्रता और ऊष्मा, ये सब सामान्य परिसज्जाओं को करने के लिए आवश्यक जो है चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है विशिष्ट परिसज्जा में, आधार परिसज्जा में, सामान्य परिसज्जा में, या इनमें से किसी परिसज्जा में नहीं। तो कैलेंडरिंग को हम लोग आधार परिसज्जा में शामिल करते हैं। किसमें? आधार परिसज्जा में कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आधार परिसज्जा में कैलेंडरिंग को हम लोग शामिल करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए, किसमें? आधार परिसज्जा में। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कुटाई करना, जो है ग्लोजिंग, शायर, नक्काशी, ये सब एक प्रकार से इसी में आते हैं आधार परिसज्जा में। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जल निवारक परिसज्जा होती है। जल निवारक परिसज्जा अस्थाई होती है या फिर अस्थाई होती है? बताएं सभी लोग। तो जल निवारक परिसज्जा जो होती है ये अस्थाई भी होती है और अस्थाई भी होती है, यानी उपयुक्त दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 31 नंबर है, अस्थाई परिसज्जा की जाती है लिनन के वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, विस्कोस के रियान पर, या फिर इन सभी पर? तो भाई वस्त्र मतलब कि अस्थाई परिसज्जा जो की जाती है इन सभी वस्त्रों पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, देखेंगे। प्रश्न है, वस्त्र अग्निरोधक होते हैं, मतलब अग्नि नहीं लगती, वस्त्र जलते नहीं हैं। बताएं, आंशिक या पूर्णतः या फिर दोनों? तो वस्त्र अग्निरोधक बहुत कम होते हैं, अंशतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, वस्त्र के तंतुओं को अग्नि अवरोधक बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। कितने अंश? 7 अंश बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है वस्त्र के तंतुओं को अग्नि अवरोधक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर, देखेंगे। वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर के छोटे छोटे गुच्छों को डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? दिल, मिल या फिर मील? उसको क्या बोलते हैं भाई? मील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मील। 35 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है। पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक क्या है भाई? शियरिंग, ब्रूसिंग और सीजिंग, ये तीनों क्रियाएं आवश्यक है पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 संभागों में बटा होता है, या 3 संभागों में, या असमान भागों में, या 4 संभागों में बटा होता है? तो सिला हुआ कपड़ा अच्छा तब दिखता है जब वो 4 संभागों में बटा हुआ होता है, विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी लगातार। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा, तो परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सीधी ग्रेल में कटा हो या आड़े ग्रेन में कटा हो। बताएं, सीधी ग्रेन में कटा हो या आड़े ग्रेन में कटा हो? कपड़ा कब एक प्रकार से परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है? जब आड़े ग्रेन में कटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं विश्वास, मानसिक असंतुलन या खुशी? तो तीखे रंग के जो कपड़े होते हैं वो खुशी प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 39 नंबर प्रश्न है, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही अनुक्रम बताइए। तो वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का जो सही अनुक्रम है, पहला है ब्लॉकिंग, फिर सिकुड़ना, फिर इस्त्री करना और फिर सीधा करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, देखेंगे। सीजर यानी कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीजर कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कागज़, पत्ता, कपड़े या सभी? बताएं। तो कपड़े, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजर कैंची मतलब कपड़े काटने को के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना पोस्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर है, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है संतुलन, रंग, रेखा या फिर आकार? तो डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में संतुलन जो होता है ये एक होता है डिजाइन के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कपड़ों पर एक प्रकार से रंगाई, छपाई और डिज़ाइन भी एक प्रकार से की है। अच्छा, छपाई जो है कई प्रकार की होती है। एक होती है, आप देखते हैं ठप्पों से छपाई की जाती है,
ठीक है, एक रोलर से छपाई की जाती है, एक दो रुखी छपाई होती है, एक फ्लोंकिंग छपाई, एक डिस्चार्ज छपाई, एक स्टेंसिल छपाई, एक स्क्रीन पर छपाई, एक अवरोधक छपाई होती है, एक फ्लैट स्क्रीन छपाई होती है, एक रोटरी स्क्रीन छपाई होती है, एक अप्रत्यक्ष छपाई होती है। मतलब ये सब एक प्रकार से प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत है और एक होती है अप्रत्यक्ष छपाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब कई प्रकार की छपाई के प्रकार हैं और ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के आपको मैं चर्चा करता रहूँगा। छपाई, रंगाई, इन सभी को अलग अलग चैप्टर में मैं समझाऊंगा। तो डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से संतुलन एक शामिल है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न है, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें कौन सी हैं, बताएं। रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली जो किरणें हैं वो है लाल और दृष्टिगत प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग के मूल रूप से कितने भाग होते हैं। तो ड्राफ्टिंग के मूल रूप से 5 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टेंटरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है, बताएं। तो टेंटरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर निम्नलिखित में से जो प्रभाव होता है वो ये प्रभाव होता है कि वस्त्र को सुखाने व सीधा करने के लिए टेंटरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, विरंजन क्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में से पहला ही कथन आपका सत्य है। विरंजन क्रिया का प्रयोग प्राकृतिक पीलापन तथा दाग धब्बे आदि हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर और लास्ट प्रश्न है, वस्त्र के बाहरी रूप पर निम्नलिखित क्या होते हैं। ताना बाना मतलब कि तंतु, धागा, बुनाई या परिसज्जा या फिर सभी। तो वस्त्र के बाहरी रूप पर निम्नलिखित तंतु, धागा, बुनाई, परिसज्जा सब किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, तो ये लगभग आपने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, अच्छा वस्त्र रेशे कौन कौन से, रेशा, वस्त्र, धागे, बनावट ये सब होते हैं, वस्त्र रेशा कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के मैंने आपको कई सारे प्रश्नों को बताया और इकाई नंबर 1 में लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके शामिल हैं और उन सभी से रिलेटेड ये प्रश्न हो गए हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा समाजशास्त्र बीए प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है, समाजशास्त्र बीए 5th सेमेस्टर का आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, समाजशास्त्र बीए 5th सेमेस्टर का पेपर 2 का यूनिट 1 का एक प्रकार से मैंने दे दिया है, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। अगर इसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, यह वीडियो भी हो चुकी है। और इससे पहले एक हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल, वहाँ पर सोशियोलॉजी के पेपर 1 का जो एक प्रकार से चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेपर 2 की उन सभी वीडियोस आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनके क्वेश्चन पेपर मैंने मतलब क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, तो वो आपको वहाँ पर देख सकते हैं बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पर, सोशियोलॉजी का पेपर 1 बीए 5th सेमेस्टर का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।